गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट का जो लास्ट टॉपिक था सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वो रीड कर रहे हैं। तो सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है कि इसके क्या फ़ायदे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ हम करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं हमें। तो सबसे फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। डिस्क्रिप्शन यानी कि डिस्क्राइब करना इकोनॉमी को। तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या पता चलता है, इससे एक तो हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, किस चीज़ का एस्टिमेट करते हैं? नेशनल इनकम का अंदाज़ा लगाते हैं। इससे हम और क्या एस्टिमेट कर सकते हैं? हमें बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक कंसेप्ट है, इकोनॉमिक पॉइंट है जिसको हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के ज़रिए अनएम्प्लॉयमेंट का, पॉवर्टी का, राइजिंग प्राइसेस का, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, उसका चेकआउट करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो जैसे हम एस्टिमेशन लगाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि हमारे देश के अंदर कितनी बेरोजगारी है। तो इसके अलावा हम एस्टिमेशन जैसे करते हैं कि गवर्नमेंट के बजट का, गवर्नमेंट बजट। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, किसके थ्रू? मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू। हमने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं कि जैसे डिस्क्राइब करना, तो ये सारा नेशनल इनकम का पता करना, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारा हमें कहाँ से पता चलेगा? अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो उसको डिस्क्राइब करते हैं तो ये सारे रिजल्ट हमें मिलते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमें पता चलता है कि नेशनल इनकम हमने कैसे कलेक्ट करना है। अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा अगर कलेक्ट करना है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसके लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी ज़रूरी है। तो इसका हमें बेनिफिट क्या है? अगर हम नेशनल इनकम पता करते हैं तो क्या बेनिफिट है? हमें क्या करना होगा उसका पता करने के बाद? इससे हम क्या कर सकते हैं कि रिवेज द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी को चला सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि अगर हमारे देश की जो नेशनल इनकम है हमें पता चल जाती है तो हमें आने वाले टाइम की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको रिवील कर सकते हैं, उसको आगे हम गो थ्रू कर सकते हैं। तो इसके अलावा नेक्स्ट है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब कि हमारे इकोनॉमी के अंदर जो बजट बनाएंगे उसमें कितनी इनकम है तो हमने कितना पैसा कहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो इसके अलावा है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट का अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं तो इसका आगे क्या करना है हमें, यानी कि इसका फ़ायदा क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसकी स्टडी करने का? तो इट मीन सिंपल सी बात है कि हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अगर हमें इस प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया तो इस चीज़ को हम कॉप अप कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ हम डिसाइड कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं कि किस तरह से हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। ठीक है, तो इसके अलावा गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो उससे भी हमें क्या पता चलता है कि इकोनॉमी को हमने कैसे रेगुलेट करना है। हमारे पास बजट बन गया, बजट में हमने कुछ भी अपने लास्ट टाइम के डाटा को कलेक्ट करके देख के उसमें से हमने इस साल का गवर्नमेंट का बजट तैयार किया है और ये भी सारा डिसाइड किया कितने खर्चे होने वाले हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर कितने होंगे हमारे, या कितनी रिसीप्ट हमें हो सकती हैं, वो रिसीप्ट्स हमें सारा ध्यान में रखना है। तो हमने अपनी इकोनॉमी को अब कैसे रेगुलेट करना है, इकोनॉमी को आगे कैसे चलाएंगे, ठीक है, इस चीज़ के बारे में हमें फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा है इकोनॉमी को कैसे चलाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट में मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपने इंडिया की ग्रोथ के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, हमारी इंडिया के अंदर ग्रोथ कितनी चल रही है, इंडिपेंडेंस के बाद हमारे इंडिया की ग्रोथ कितनी चल रही है, उसमें डेवलपमेंट हुई या कम हुई, उसके बारे में हमें पता चल जाता है। हाई डेवलपमेंट हुई, हाई ग्रोथ हुई, तो उसके हमें समझ में आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के बाद। ठीक है, तो अब जब हम इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि अगर ग्रोथ कम है तो फिर क्या करेंगे, अगर ग्रोथ ज़्यादा है तो इट मीन्स हमारे लिए बेनिफिशियल है, अगर ग्रोथ कम जा रही है, डेवलपमेंट कम है हमारी इकोनॉमी की, तो ये चीज़ हमें बेनिफिट क्या है इस चीज़ का पढ़ने का? हमें बेनिफिट ये है कि जो डेवलपमेंट कम है उसके लिए हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, रोड मैप तैयार करती है गवर्नमेंट, कुछ ऐसे अपने मैप्स तैयार करती है जिसके थ्रू, उस मैप के थ्रू, उस पॉलिसीज़ के थ्रू वो उस चीज़ को डेवलप करती है। जो चीज़ अंडर डेवलप्ड है हमारी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ नहीं है तो उसको डेवलपमेंट के तौर पे आगे लेके जाती है। ठीक है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी के दरमियान में हमें समझ में आता है
कि हमारी इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट कितनी है और कैसे हमें उसको आगे लेके जाना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसे चल रही है, उसके अंदर फ्लक्चुएशंस जो है ज़्यादा आ रहे हैं। तो फ्लक्चुएशंस का मतलब कि उतार चढ़ाव, जैसे कि इन्फ्लेशन आ गया है ना, तो इन्फ्लेशन अब इस इकॉनमी के अंदर है इस टाइम, या डिफ्लेशन का टाइम चल रहा है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पता है स्टूडेंट्स आपको, जैसे हम कहते हैं ना कि बड़ी तेज़ी का टाइम है, हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई हैं, तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन मतलब कि मंदी का टाइम है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो हर चीज़ की वैल्यू डाउन डाउन होती जा रही है, उसको डिफ्लेशन का टाइम बोलते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन जो है इकॉनमी में रेगुलरली आते रहते हैं। इसकी स्टडी हमें कहाँ से मिलती है, अगर हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में सर्च किया हुआ है, इसको पढ़ा हुआ है, तो हम डेफिनेटली ये समझ जाते हैं कि स्टेबिलिटी क्या है, हमारी इकॉनमी स्टेबल है भी है या नहीं, फ्लक्चुएशंस कितने हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, ये तो होगी स्टडी। अब इसका फ़ायदा क्या है पता करने का, सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हमें इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के बारे में पता चल गया तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ पॉलिसीज बनाती है इस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को सॉल्व करने के लिए। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी हम बनाते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर जो कंट्रोल है उसको परस्यू करती है। तो उसको मेन कौन परस्यू करता है, उसको करता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया का कौन सा है, आरबीआई। तो इसको पूरा का पूरा कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल बैंक। इसके अलावा एक पॉलिसी और होती है जिसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी के थ्रू भी हम इन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल में कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो पूरा कंट्रोल है वो किसका होता है, फिस्कल पॉलिसी को कौन अप्लाई करता है, इसको कौन परस्यू करता है, इसको परस्यू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये पॉलिसीज को लगा के ही हम इन चीज़ों से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, इसको पढ़ना है तो भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी ज़रूरी है। किस तरह की वेरिएबल्स हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट पे ऊपर खर्चे करना, कंजम्पशन के ऊपर खर्चे करना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। तो इन चीज़ों का मतलब कहाँ से पढ़ेंगे हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी के दरमियान, ठीक है। इसको हमने रीड कर लिया, लेकिन इनको पढ़ने का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि अगर एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई की ही बात कर लें, तो अगर हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है तो क्या अगर एग्रीगेट सप्लाई हमारे पास कम चल रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। तो इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ फर्म्स, नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ हमें और लगानी पड़ेगी इंडिया के अंदर, ताकि हमारी जो स्टॉक है, हमारे पास जो आउटपुट है कम निकल रहा है, सप्लाई कम है, तो वो और भी हम जनरेट कर सकें, ठीक है। सिमिलर अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें कि अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कम करने के लिए क्या करें, ज़्यादा टैक्स लगा देगी, टैक्स पॉलिसी को ज़्यादा टैक्स पॉलिसी को ज़्यादा अप्लाई करेगी हमारी गवर्नमेंट। वो इस तरह से, क्योंकि उसको अप्लाई करने के बाद लोगों को चीज़ें महंगी मिलेंगी, क्योंकि टैक्स लग जाता है हर आइटम के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी डिमांड को थोड़ा सा कम कर देंगे, जो इंक्रीज थी वो लेस हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, वेरिएबल्स हम पहले पढ़ते हैं मैक्रो के अंदर, और उनको पढ़ने का बेनिफिट्स क्या है कि हम उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्लियर। इसके बाद आता है बीओपी। बीओपी का मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, जितने इंपोर्ट हो रहे हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर रखते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हमें ये सारा रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे पास पता होना चाहिए एक्सपोर्ट कितने हैं हमारे करंट ईयर के अंदर और एक्सपोर्ट कितने हैं उसी करंट ईयर के अंदर। तो इसका हमें रिकॉर्ड जो है वो रखना पड़ता है। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे बराबर नहीं चल रही हैं तो इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ जो है वो बनाई जाती हैं, वो पॉलिसीज़ जो है वो परस्यू की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इनको कंट्रोल में किया जा सके, बैलेंस में किया जा सके। इसके बाद आता है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो अगर हमारी इकॉनमी के अंदर पोल्यूशन कितना है, एनवायरनमेंट कैसा है हमारी इकॉनमी का, या फिर हम ये बात करेंगे पॉवर्टी कितनी है, कितना चल रहा है, तो अगर हमारे पास इसके बारे में, इन प्रॉब्लम्स के बारे में पता करना है तो इसके लिए भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी के अंदर हम ये चीज़ अपने फॉर्मूलाज लगा के, अपनी कुछ मेथड्स या पॉलिसीज़ को लगा के हम पॉवर्टी के बारे में पता करते हैं
कि हमारे इन्वायरमेंट पोल्यूशन कितने की, उसकी प्रॉब्लम कितनी चल रही है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम क्या चल रही है। फिर उसके बाद इनको पता करने का बेनिफिट यानी कि सिग्निफिकेंस, फिर से अगेन मैं बात करूँगी कि क्या होता है। इनको बेनिफिट ये है कि अगर ये प्रॉब्लम्स का हमें पता चल जाता है किस लेवल तक हमारा ये चल रहा है पोल्यूशन और पॉवर्टी, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, कुछ न कुछ उनको सॉल्व करने के लिए एलिवेशंस प्रोग्राम हम सेट करवाते हैं, ठीक है, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। सिमिलर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए कुछ न कुछ अलग से हमारे पास जो रेमेडीज़ है वो हम बनाते हैं, ताकि हम इकोनॉमी में इन सबको प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकें, उनको कॉप अप किया जा सके, ठीक है। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे सिग्निफिकेंस के अंदर आते हैं कि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के लिए हम ये सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं और उनको स्टडी करने का बेनिफिट क्या है, हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी साथ साथ हमने इसको किया है। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स लर्न हो गया। आज के लिए आपके लिए होमवर्क भी यही है कि आपको ये सारे पॉइंट्स एक बार रीड करने हैं, ठीक है। आज हम एक नेक्स्ट चैप्टर की बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का सिर्फ बेसिक 2 कंसेप्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि कुछ बेसिक पॉइंट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें इन सभी पॉइंट्स का जो है वो रोल रहता है, इन टर्म्स को समझना ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है इस चैप्टर के अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स मतलब गुड्स कितने तरह की होती है, ठीक है। तो गुड्स का मतलब क्या हुआ, गुड्स का मतलब क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, यानी कि एक ऐसे मटेरियल, यहाँ पे मैं गुड्स का मतलब लिख देती हूँ, कोई भी मटेरियल दैट satisfy द ह्यूमन वांट्स या ह्यूमन नीड्स। कोई भी मटेरियल जो कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम गुड्स कहते हैं। जैसे कि हमें अपनी गर्मी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एसी चाहिए, कूलर की हमें फैसिलिटी चाहिए अपने घरों में, तो मेरे लिए क्या है वो गुड्स है, ठीक है। तो अगर मुझे स्टडी करने के लिए स्टडी टेबल चाहिए तो मेरे लिए क्या है वो एक गुड है। तो वो चीज़ जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, हमें लगता है कि ये मेरी नीड को सेटिस्फाई करेगा और उसको मुझे परचेज करना है, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, गुड्स कहलाती हैं। गुड्स 2 तरह की होती हैं, जैसे कि 4 टाइप्स है इसके। फर्स्ट है हम इसको कहते हैं फाइनल गुड्स, और सेकेंड होता है इंटरमीडिएट गुड्स, और एक होता है कंज्यूमर गुड्स, एक है कैपिटल गुड्स। बेसिकली हम इसको 2 पॉइंट में लिखते हैं, फाइनल और इंटरमीडिएट, कंज्यूमर और कैपिटल, ठीक है। आज हम फाइनल और इंटरमीडिएट को डिस्कस करेंगे। फाइनल गुड्स क्या होती है, फाइनल गुड्स इसका मतलब है दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन, क्रॉस द बाउंड्री लाइन मतलब यानी कि प्रोडक्शन का जो भी एक हमारा सेंटर है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, अगर उस सेक्टर से बाहर हो जाती है हमारी गुड्स तो उसको बोलते हैं कि ये फाइनल गुड है। अब यहाँ पे ये रेडी है एक यूज़र के लिए, एक कंज्यूमर के लिए यूज़ करने के लिए, ठीक है। या फिर इसको ये भी कहते हैं फाइनली यूज्ड बाय फाइनल यूज़र। अब ये चीज़ जो है वो फाइनली यूज़ की जा सकती है किसके द्वारा, फाइनल यूज़र के द्वारा। अब ये फाइनल यूज़र कौन होता है, कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर के पास ही चीज़ जाती है। बेसिकली जो भी मैन्युफैक्चर्ड होती है हमारी आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग फील्ड के अंदर, तो वो किसके लिए यूज़ होती है, वो कहीं ना कहीं किसी पर्सन ने इस्तेमाल करना है, इसीलिए वो चीज़ प्रोड्यूस की जाती है इकोनॉमी के अंदर। तो अगर वो चीज़ें तैयार हो जाती हैं, रेडी हो जाती हैं, तब उसको क्रॉस करवा दिया जाता है, प्रोडक्शन सेक्टर से बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि कहीं ना कहीं उस पर्सन तक पहुंच जाए जिन्होंने उसका फाइनल यूज़ करना है, ठीक है। अब फाइनल यूज़र कौन होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर के पास ही फाइनली गुड्स जाएंगी। तो एक तो होता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स और सेकेंड होता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब ये फाइनल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर क्या है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर के पास पहुंच जाएगी, तो फिर भी हम फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्यों लिख रहे हैं। कोई चीज़ ऐसी जो कि मैंने अब पेन खरीदा है, कॉपी लेनी है, मेरे को टेबल लेना है, स्टडी टेबल, तो इट मीन्स मेरे पास जब चीज़ पहुंच जाएगी, कंज्यूमर के पास चीज़ पहुंच जाती है, तो इट मीन्स दैट थिंग इज रेडी फॉर यूज़ फॉर द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर गुड्स कहलाता है।
क्लियर। तो सारी चीज़ें तो कंज्यूमर गुड्स के पास नहीं जाती ना, बहुत सारी ऐसी आइटम्स होती हैं जो कि प्रोड्यूसर्स को भी ज़रूरत होती है, प्रोड्यूसर्स ने भी आगे अपनी फर्दर प्रोडक्शन करनी होती है, तो उस फर्दर प्रोडक्शन के लिए उसको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि एक फार्मर की बात करते हैं, एक फार्मर है तो उस फार्मर को अपने फील्ड के अंदर काम करना है, तो उसके लिए उसको ट्रैक्टर भी चाहिए, हार्वेस्टर चाहिए, जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो चाहिए। वो क्यों चाहिए? क्योंकि उसने आगे क्या करना है, सीड्स उगाने हैं, जिनकी उनकी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना है, फर्दर प्रोडक्शन करनी है अपने फील्ड के अंदर, एग्रीकल्चर फील्ड में, तो उनको ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो अगर ये ट्रैक्टर प्रोड्यूसर खरीद के लेके गया है तो उसको प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। क्योंकि अगर एक हम यहाँ पे घर पे लेके आते हैं, अगर ऐसे ही मैं किसी मशीन कार की बात करती हूँ, तो कार अगर एक कंज्यूमर खरीद के लेके जाता है अपने घर, तो इट मीन्स कार क्या होगी, वो भी एक फाइनल गुड है, उसके लिए हम बोलते हैं कंज्यूमर। क्योंकि कंज्यूमर ने उस कार से कुछ भी नया प्रोडक्शन नहीं करना है, वो फाइनल है, बस उसने अपने इस्तेमाल के लिए ही सिर्फ यूज़ करना है उस कार का, ठीक है। इसीलिए उस कार को हम प्रोड्यूसर गुड्स नहीं बोलते हैं, है तो वो भी एक मशीन ही, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर के जैसे ही, लेकिन वो कार जो है उससे हमने कोई प्रोडक्शन नहीं करनी, वो कार को हमने सब अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने वर्क के लिए उसको बस यूज़ करना है, ठीक है, तो वो कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन अगर वही ट्रैक्टर, उसी मशीन को हम ट्रैक्टर का रूप दे देते हैं, कार की जगह पर ट्रैक्टर बोले, तो ट्रैक्टर अगर कोई पर्सन लेके जाता है और उसने उस चीज़ का इस्तेमाल अपने फील्ड में करना है, तो वो प्रोड्यूसर गुड्स है। तो अभी भी प्रोड्यूसर गुड्स ने ट्रैक्टर कहीं पे बेचना नहीं है, खुद के इस्तेमाल करने के लिए लेके गया है। सिमिलर कार उसने कहीं बेचनी नहीं है, कंज्यूमर ने अपने यूज़ के लिए उसको घर लेके गया है। तो बोथ द गुड्स आर फाइनल गुड्स, क्योंकि वो फाइनल यूजर के पास पहुंच गई है, नॉट फॉर रीसेल टू द अदर पर्सन। क्लियर। इसके बाद आता है कि अगर कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स के ऊपर जो खर्चा करते हैं उसमें से दो चीज़ों के ऊपर खर्चा करते हैं। कंज्यूमर जो खर्चा करता है उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसने अपनी चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए, खुद के यूज़ के लिए कुछ खर्चा कर दिया। हाउस होल्ड सेक्टर में जितने पर्सनस हैं, आम जनरल पब्लिक में जो पर्सनस हैं, चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए लेके जाते हैं, यूज़ करने के लिए लेके जाते हैं, तो उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। सिमिलर अगर कोई प्रोड्यूसर कुछ आइटम्स को अपने फील्ड के अंदर प्रोडक्शन के लिए आगे उसको कुछ करना है, तो उसको यूज़ के लिए लेके जाता है, तो उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब इसको हम इन्वेस्टमेंट वर्ड के साथ क्यों इसको टर्म को लेके जाते हैं? वो इसीलिए क्योंकि उसने अपना पैसा जो है वो ट्रैक्टर और हार्वेस्टर में लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, ताकि वो आगे प्रोडक्शन कर सके। सो दैट्स इट्स कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेड बाय द प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट फाइनल गुड्स। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट गुड्स, किसको कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है कि जो इनकम्प्लीट है, इंटर यानी कि अभी बीच में ही चल रहा है, गुड्स अभी फाइनली पूरी तरह रेडी नहीं है। इसकी 3 टर्म्स हैं, जो तीनों टर्म्स कहीं पे भी अप्लाई हो जाती हैं, तो वो चीज़ क्या होता है, तीनों में से कोई भी टर्म अगर अप्लाई होते हैं तो उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। फर्स्ट, येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आइटम अभी इनकम्प्लीट है, अभी तक हमारे लिए वो चीज़ बनी नहीं है, उसको हम इनकम्प्लीट बोलते हैं। क्लियर। तो इट मीन्स कि वो बाउंड्री लाइन से भी बाहर नहीं आई है, तो वो क्या होगी अभी तक? इंटरमीडिएट। जैसे कोई भी चीज़ अभी प्रोसेसिंग में चल रही है, ठीक है, और अभी तक वो फाइनल उसमें कन्वर्ट नहीं हुई आइटम है, अभी उसका रोल बाकी है, प्रोसेसिंग बाकी है, तो उसको हम बोलते हैं कि अभी बाउंड्री लाइन से क्रॉस नहीं हुई, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती है, इनकम्प्लीट है अभी। सेकेंडली, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड ऑन दीज गुड्स। कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी अभी वैल्यू कुछ ना कुछ ऐड होनी बाकी है, उसको भी हम इंटरमीडिएट गुड्स ही कहते हैं। तो ये भी वर्डिंग लिखी होगी, तब भी हम ऑटोमेटिकली ये चीज़ समझेंगे कि ये इंटरमीडिएट गुड के बारे में ही बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोड्यूसर है जिसने एक शर्ट बनाई है, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं इस कंसेप्ट को, कि अगर एक प्रोड्यूसर है उसने एक शर्ट बनाई है, तो अगर वो रेडी कर रहा है एक शर्ट, तो उसके लिए शर्ट में उसने सारी उसके अच्छे से डिज़ाइनिंग कर दी, उसको अच्छे से उसको एक पैकिंग में भी सेट कर दिया, ठीक है, और उस प्रोड्यूसर्स ने होलसेलर को दे दी, होलसेलर को सेल करने के लिए उसने पकड़ा दी, ठीक है। तो होलसेलर जो है उसको क्या करेगा? होलसेलर उसको बेचेगा, अब उसने रिटेलर को दे दिया आगे सेल करने के लिए, ठीक है।
तो रिटेलर के पास जब चीज़ जाती है तो उसमें रेट का जो है वो फ़र्क पड़ जाता है जब वो रिटेलर के पास जाएगी। तो जैसे अब प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास चीज़ गई तो उसके पास चीज़ का जो रेट था उस टाइम 800 था, लेकिन जब वो होलसेलर के पास गई तो उसका रेट जो था वो 900 था, यानी उसमें वैल्यू एडिशन हो गया। उसके बाद रिटेलर से जब होलसेलर से रिटेलर के पास अगर चीज़ जाती है तो वो 1000 रुपीज़ के हिसाब से उसने चार्ज किया। अब रिटेलर क्या करेगा, अपना प्रॉफिट भी उसने कमाना है, तो वो 1000 से 1000 की तो नहीं बेचेगा ना। तो अगर सपोज हमारी वो चीज़ रिटेलर के पास अभी आ गई है तो रिटेलर से अगर कंज्यूमर के पास जानी है चीज़ तो कंज्यूमर के पास जाएगी तो वो 1100 रुपीज़ में वो चीज़ जो है बिकेगी, यानी कि 100 रुपीज़ जो है अभी भी उसने क्या किया, मतलब अपना प्रॉफिट बीच में लेगा। तो ये जो प्रॉफिट है अभी स्टिल टू बी एडेड, अभी एडेड नहीं है, क्योंकि अगर वो चीज़ कंज्यूमर के पास जाके अगर चली जाती है, अगर हम तब बात करें तो वो तो फाइनल गुड ही हो जाएगी। फाइनल गुड से एक स्टेप पहले अगर हम बात कर लें कि रिटेलर के पास वो 1000 रुपीज़ में वो शर्ट पड़ी हुई है जो प्रोड्यूसर से चल के रिटेलर तक आई है, तो अभी भी वो उसको इंटरमीडिएट गुड्स का ही हम नाम देते हैं, इनकम्प्लीट गुड्स ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक वो फाइनल यूजर के पास नहीं पहुंची, उसमें एक वैल्यू 100 रुपीज़ का एडिशन बाकी है, इज स्टिल टू बी एडेड। उसके बाद वो चीज़ 1100 की होके कंज्यूमर के लिए जाएगी। यहाँ पे वो क्या है, आइटम में अगर पैसा एडिशन अभी करना है तो हम उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। लास्ट इसकी टर्म है येट नॉट रेडी फॉर यूज ऑफ देयर फाइनल यूजर। जैसे कि अभी हमने बोला था कि एडिशन करना बाकी है, और जैसे कि येट नॉट रेडी फॉर द यूज ऑफ देयर फाइनल यूजर, अगर कोई चीज़ फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं हुई है। अगर मैं यही बात करूं कि एक शर्ट पूरी तरह से रेडी है लेकिन वो अभी तक यूजर के पास नहीं गई है, अगर यही आइटम डायरेक्टली हम कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं तो वो फाइनल गुड है, लेकिन वो अलग अलग पर्सन्स के पास होके निकलती है, अभी तक हमने फाइनल यूजर पे नहीं पहुंचा। या फिर ये कह लो कि ए फर्म ने बनाई थी ये शर्ट और उसने बी फर्म को आगे बेच दी, सेल कर दी, तो क्या ये फाइनल गुड है? नहीं, क्योंकि बी फर्म ने फर्म मतलब एक हमारी जो ब्रांच है किसी इंडस्ट्री की फर्म है, तो ए फर्म ने बना के बी फर्म को सेल कर दी सेम पीस ऑफ शर्ट। तो अगर उसने सेल करी है तो उसको भी हम इंटरमीडिएट गुड्स ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक वो कंज्यूमर तक नहीं जाती वो चीज़ एक तरह की क्या है, इंटरमीडिएट। बी फर्म ने आगे किसको सेल करी है, कंज्यूमर को, अब वो चीज़ फाइनल गुड कहलाएगी। तो बीच में जितने भी फर्में आती हैं आगे के आगे 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 रीसेल करने के लिए अगर वो चीज़ का यूज़ करती हैं तो तब तक हमारी चीज़ क्या रहती है, इंटरमीडिएट। ए से बी को और बी ने आगे रीसेल किया है और अब वो कंज्यूमर क्या हो गया, हमारा फाइनल यूज़र हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कंसेप्ट इंटरमीडिएट गुड्स का। आज हमने सिर्फ 2 ही पॉइंट्स किए हैं, इसको आप अपनी बुक में से एक बार फिर से रीड कर लोगे। ये भी आपका आज के लिए होमवर्क है कि आपको ये दोनों कंसेप्ट आज रिवाइज करने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वाला कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।